गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। इससे पहले हमने हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण में पहला जो पार्ट था उसको देखा था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। इसी में आगे बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि दो क्रियाविधि के द्वारा पूरी होती है। पहला है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि और दूसरा है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो पहला को देख रहे हैं हम लोग द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। ठीक है, उतना टाइम से इसको मैं रफ कर देती हूँ। देखो, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या आएगा या फिर लिखना क्या है आप लोग को। देखो, तो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो हैलो एल्केन्स के साथ जाकर जुड़ता है, या फिर ये लिखना है कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो हैलो एल्केन्स से जाकर क्रिया करता है। ठीक है, और एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है और संक्रमण अवस्था अपघटित होकर एक उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया एक ही पद में चलती है। इसका मतलब यह है कि एक ही पद में न्यूक्लियोफाइल और हैलो एल्केन्स क्रिया करेंगे, उसी पद में संक्रमण अवस्था बनेगा और उसी पद में संक्रमण अवस्था टूट करके एक उत्पाद बनाएंगे। इस अभिक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, इसमें एक मेथिल क्लोराइड होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, उदाहरण है ये इसका। तो इसमें होगा क्या, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो हैलो एल्केन्स को से पीछे की तरफ आक्रमण करता है। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हैलो एल्केन्स से पीछे की तरफ आक्रमण करता है या फिर पीछे से जाकर के क्रिया करता है। ठीक है, और यह संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? संक्रमण अवस्था का। यह अवस्था जो होती है अस्थायी होती है, क्योंकि इसमें कार्बन जो है 5 बंध बनाया रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 और 5। यह अवस्था मतलब संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है क्योंकि इसमें कार्बन जो है 5 बंध बनाया रहता है। इसमें कार्बन जो है, इसमें जो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बंध होता है, जैसे जैसे अभिक्रिया जो है आगे बढ़ती जाती है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बंध बना रहता है वो टूटता जाता है और कार्बन और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके बीच जो बंध बना रहता है वो क्या होता जाता है? स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, उसके बाद यह संक्रमण अवस्था अपघटित हो जाती है और जो क्लोरीन माइनस आयन वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होती है। इस अभिक्रिया का निर्धारण धीमे पद द्वारा किया जाता है, या फिर यूं कहें, इस अभिक्रिया का निर्धारण धीमे पद के अभिकारक द्वारा निर्धारित किया जाता है। अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर रहती है, ये सबको पता है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़े भी थे। ठीक है, अभिक्रिया की दर का निर्धारण जो होता है अभिकारक की सांद्रता करती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अभिक्रिया की दर का निर्धारण धीमी गति से होने वाले पद के अभिकारक द्वारा किया जाएगा। अभिक्रिया की जो दर है उसका निर्धारण कौन करेगा? धीमी गति से होने वाले पद के अभिकारक द्वारा। ये है अभिकारक, है ना। अभिकारक ये है और उत्पाद क्या जो लास्ट में है वो है। ये हमारा क्या है? ये सब दोनों उत्पाद है और ये क्या है? अभिकारक। तो अभिक्रिया की दर का निर्धारण धीमी गति से होने वाले पद के अभिकारक द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे दर में एक कांस्टेंट लगा दे रहे हैं K, और यहाँ पे क्या है? OH है। पहले इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? CH3Cl है और क्या है? OH है ना। यहाँ पे अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा? K R, लेकिन सब को R लिख सकते हैं, और Cl हैलोजन, और यहाँ पे क्या है? OH माइनस आयन। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया की दर का निर्धारण किस पर निर्भर कर रहा है? अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का चिन्ह है, सांद्रता को दर्शाता है ये जो कोष्टक है। ठीक है, तो इस तरह से द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। एक बार फिर से देखते हैं,
द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। हाँ, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है जो हैलो एल्केन्स से जाकर क्रिया करता है और संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। यह संक्रमण अवस्था क्या होती है? अपघटित होती है और उत्पाद बनाती है। यह अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होती है, मतलब एक ही पद में न्यूक्लियोफाइल हैलो एल्केन से जाकर जुड़ेंगे और उसी पद में संक्रमण अवस्था क्या होगा? बनेगा और उसी पद में संक्रमण अवस्था अपघटित होकर क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। इस अभिक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मेथिल क्लोराइड और OH- आयन के उदाहरण के द्वारा। इसमें होता क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है हैलो एल्केन्स मतलब मेथिल क्लोराइड से पीछे की तरफ जाकर अभिक्रिया करता है, ठीक है, या फिर पीछे की तरफ जाकर आक्रमण करता है और एक संक्रमण अवस्था बनाता है। यह संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है क्योंकि इसमें कार्बन जो है 5 बंध बनाया रहता है और कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बनाता। इसी कारण यह संक्रमण अवस्था टूटती है और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है कार्बन और क्लोरीन के बीच जो है बंध कमजोर होता जाता है और कार्बन और OH- के बीच क्या होता है? बंध जो है मजबूत होता जाता है, ठीक है। और उस कुछ समय के बाद क्या होता है, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है और कार्बन और क्लोरीन का बंध क्या हो जाता है? टूट जाता है और क्लोरीन आयन जो होते हैं अलग हो जाते हैं। इस तरह ये अभिक्रिया क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है तथा इसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण धीमी गति से होने वाले पद के अभिकारक पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की दर का निर्धारण धीमी गति से होने वाले अभिकारक की दर पर निर्भर करता है। तो अगर दर को देखें तो अभिक्रिया की दर जो है अभिक्रिया की दर पर एक कांस्टेंट लगता है और यहाँ पे देखा जाता है कि अभिक्रिया की दर जो होती है, जो अभिकारक होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी सांद्रता पर निर्भर करती है। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि इस अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमने CH3 को लिया और ये Cl और यहाँ पे OH, क्या है? ये दोनों ही अभिकारक है, इसी कारण दोनों को यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे देखो, दो अभिकारक की सांद्रता पर यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर है वो निर्भर कर रही है। दो अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है, इसी कारण इसे द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विआण्विक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये OH जो है इस क्लोरीन से जाकर के जुड़ गया है, सॉरी ये OH जो है यहाँ पे जाकर के जुड़ गया है और क्लोरीन जो है बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन हो रहा है ना, तो इसी कारण इसे द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर क्रियाशीलता की बात किया जाए, ठीक है, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अगर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता की बात की जाए तो कौन सा जो एल्किल हैलाइड रहेगा वो ज्यादा द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देगा। देखो, इस अभिक्रिया को हम लोग SN2 भी बोलते हैं या फिर SN2 अभिक्रिया भी बोलते हैं। द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया भी हम लोग क्या कहते हैं। तो अब शॉर्ट में देखो तो SN2 अभिक्रिया जो है कौन सा एल्किल हैलाइड देगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड की द्वितीयक एल्किल हैलाइड की तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो देखो, अगर SN2 अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि कौन सा एल्किल हैलाइड जो है, कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देगा, कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया नहीं देगा, या फिर कौन सा एल्किल हैलाइड जो है तीव्र गति से SN2 अभिक्रिया देगा, या फिर कौन सा एल्किल हैलाइड जो है मंद गति से SN2 अभिक्रिया देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, ठीक है। SN2 अभिक्रिया यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, SN2 अभिक्रिया में हैलो एल्केन्स की क्रियाशीलता या फिर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
देखो हैलोइन इसमें क्या हो रहा था, द्विआण्विक नाभिक स्नेही अभिक्रिया में कोई न्यूक्लियोफाइल जो आ रहे थे, इससे क्या कर रहे थे, मतलब जो यहाँ पे एल्किल हैलाइड था उससे अभिक्रिया कर रहे थे और संक्रमण अवस्था बना रहे थे, है ना। तो क्या होता है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस एल्किल हैलाइड से आकर क्रिया करना चाहता है या फिर पीछे से आक्रमण करता है, तो कार्बन से जो स्थूल समूह जुड़े रहते हैं, इस कार्बन से जो स्थूल समूह, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यह है आपका स्थूल समूह। इस कार्बन से जो स्थूल समूह जुड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे अवरोध डालते हैं कि ये क्या करते हैं, OH को रिएक्शन करने नहीं देते। ठीक है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से आकर अभिक्रिया करना चाहता है, तब इसमें जो स्थूल समूह जुड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, अवरोध डालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, ये क्या है, मेथिल हैलाइड है, हाइड्रोजन 3 और 1 क्लोरीन है। तो मेथिल हैलाइड में क्या होगा, SN2 अभिक्रिया जो है तीव्र गति से होगी, क्योंकि इस कार्बन से जो स्थूल समूह जुड़े हैं वो कौन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का आकार छोटा रहता है, इस कारण यह इसमें OH आयन पर अवरोध नहीं डालते। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपका जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड उसे कहेंगे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये तो वही है ना, CH3 है ये, लेकिन इसको अभी हम लोग क्या लिखे हैं, R लिख दिए हैं, है ना। तो क्या है, यह है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जब कोई OH आयन आकर अभिक्रिया करना चाहेगा इस एल्किल हैलाइड से, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एल्किल समूह है वो क्या करेगा, अवरोध डालेगा। ठीक है, इसी कारण जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी अपेक्षा प्राथमिक एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है। और जैसे ही यहाँ पे 2 एल्किल हैलाइड आ गए, वो तो और अवरोध डालेंगे इस OH पर कि नहीं भाई नहीं, आप यहाँ पे क्रिया मत कीजिए, है ना। तो अगर एल्किल हैलाइड 3 हो गए तो वो और ही क्या करेंगे, अवरोध ज्यादा डालेंगे कि OH को जाओ कि यहाँ पे क्रिया मत कीजिए, है ना। ऐसा करके यहाँ पे होगा SN2 अभिक्रिया में हैलो एल्किन्स की क्रियाशीलता को देखें तो जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में कार्बन पर जो स्थूल समूह होते हैं, क्या होते हैं, कौन से, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है, इसी कारण हाइड्रोजन जो होता है न्यूक्लियोफाइल पर कोई अवरोध नहीं डालता। इसी कारण जो एल्किल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता SN2 अभिक्रिया में अधिक होती है। और जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कार्बन पर एल्किल समूह बढ़ते जाते हैं, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता वैसे वैसे कम होने लगती है। ठीक है, अब देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो दूसरी क्रियाविधि है उसे, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है 2 चरण के द्वारा पूरी होती है। प्रथम चरण में क्या होता है, जो इसमें जो तृतीयक हैलो एल्केस होता है उसका विषमास विखंडन होता है। ठीक, विषमास विखंडन में होगा तो क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक परमाणु की तरफ जाएंगे, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसी परमाणु की ओर यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे। ठीक, तो प्रथम चरण में क्या होता है, जो तृतीयक हैलो एल्केस होता है उसका विषमास विखंडन होता है, और जो क्लोरीन होता है उसमें माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आता है। क्लोरीन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, जिससे कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यह पद एक धीमा पद है जो उत्क्रमणी प्रक्रम को दर्शाता है। ठीक, दूसरे चरण में क्या हो जाएगा, प्रथम चरण में जो कार्ब धनायन बना होता है उस पर एक न्यूक्लियोफाइल मतलब एक नाभिक स्नेही क्रिया करता है और क्या बनाता है, प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। एक बार फिर से, द्वितीय चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में जो कार्ब धनायन बना होता है उस पर एक नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और क्या बनाता है, प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। यह पद एक तीव्र पद होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये सबको पता है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, साथ में ताप पर भी निर्भर करती है ना। तो यहाँ पे देखो, जो अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करेगी, अभिकारक की सांद्रता पर। तो कौन, यहाँ पे तो 2 पद है,
एक धीमा पद है और एक क्या है, तीव्र पद। तो यहाँ पे कौन से पद के द्वारा अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाएगा, ये प्रश्न है। यहाँ पे कौन से पद के द्वारा, यहाँ पे पता है अभिक्रिया की दर का निर्धारण अभिकारक की सांद्रता करती है। तो यहाँ पे अभिकारक 2 है, 1 और 2। तो यहाँ पे जो धीमा पद होगा उसके अभिकारक की सांद्रता द्वारा अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दर बराबर लिखा है कांस्टेंट और R और X है। यहाँ पे RX जो है एक अभिकारक को दर्शा रहे हैं और K क्या है, यहाँ पे स्थिरांक है। अभिक्रिया की दर जो होती है धीमे पद के अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहाँ पे R जो है आपका ये वाला CH3 वाला ग्रुप है, एल्किल वाला, और यहाँ पे Cl जो है हैलोजन है। इसी को यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट में। अभिक्रिया की दर जो होती है यहाँ पे अभिक्रिया की दर धीमे पद के अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे और कुछ छोटा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो कार्बोधनायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, कार्बोधनायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी तथा यहाँ पे प्रतिस्थापित उत्पाद उतनी ही सरलता से बनेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 चरण के द्वारा पूरी होती है। प्रथम चरण में क्या होता है, जो तृतीयक हैलो एल्केन्स होता है उसका विषमास विखंडन होता है और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाते हैं, जिससे क्लोरीन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आता है तथा इस प्रकार यहाँ पे कार्बोधनायन का निर्माण होता है। दूसरे चरण में क्या होगा, जो कार्बोधनायन होता है उस पर एक न्यूक्लियोफाइल जाकर क्रिया करता है और क्या बनाता है, यहाँ पे प्रतिस्थापित उत्पाद बनाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या है, जो धीमा पद होता है, यहाँ पे जो प्रथम चरण का जो पद है वो कौन सा पद है, धीमा पद है। प्रथम चरण का जो पद है वह धीमा पद है तथा साथ में क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यहाँ पे देखो दोनों दिशा में हो रही है, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक, और यहाँ पे देखो द्वितीय चरण का जो पद है वो कौन सा पद है, तीव्र पद है। ठीक, अभिक्रिया की दर का निर्धारण धीमी गति से होने वाले पद के अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर धीमी गति से होने वाले पद के अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहाँ पे जो बड़ा कोष्टक है वो सांद्रता को दर्शा रहा है और यहाँ पे R जो RX है वो क्या है, इस अभिकारक तृतीयक हैलो एल्केन्स को दर्शा रहा है। इतना हो गया। अब यहाँ पे जो कार्बोधनायन होता है वो कार्बोधनायन जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया जो है उतनी ही तेजी से होगी और यहाँ पे जो आपका प्रतिस्थापित उत्पाद बना है वो उतनी ही सरलता से बनने लगेगा। इस तरह से एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बनती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मध्यवर्ती कौन होता है। तो यहाँ पे मध्यवर्ती है आपका यह कार्बोधनायन। ठीक है, ये कार्बोधनायन क्या है, आपका मध्यवर्ती। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो कार्बोधनायन जो है जितना अधिक स्थायी होगा प्रतिस्थापित उत्पाद क्या होगा, उतनी ही सरलता से बनने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग और क्या बोलते हैं, SN2। ठीक, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, SN2। और एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, SN1। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि SN2 एवं SN1 अभिक्रिया को समझाइए, है ना। तो यहाँ पे देखो इस द्विअणुक नाभिक स्नेही को SN2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें शुरुआत में क्या हो रहे थे, ये जो है आकर के जुड़ रहे थे, मतलब शुरुआत में क्या हो रहा था, 2 अणु भाग ले रहे थे, शुरुआती धीमा पद था उसमें। और इसे क्या बोलते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही को SN1 बोलते हैं, क्योंकि इसके जो धीमा पद है उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, ये हमारा एक अणु है, मतलब ये कंपाउंड है ना, एक ही अणु भाग ले रहे हैं, किसमें, एक अणु में। लेकिन द्विअणुक में कितने अणु भाग ले रहे थे, 2 अणु भाग ले रहे थे। इसका रेशो SN2 और इसे SN1 कहते हैं। SN1 व SN2 अभिक्रिया के लिए एल्कीन हैलाइड की क्रियाशीलता को देखें तो SN2 अभिक्रिया में होता क्या है, मतलब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं मतलब जो हैलो एल्केन्स होता है उसके पीछे की तरफ से आक्रमण करते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हैलो एल्केन्स
यहाँ पे बंद है, एक सेकेंड। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हैलो एल्केन्स के पीछे की ओर से आक्रमण करता है या फिर पीछे की ओर से क्रिया करता है। तो कार्बन में जो स्थूल समूह जुड़े होते हैं ना, वे यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन से आकर न जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, कार्बन से जुड़े हुए स्थूल समूह का आकार अगर बड़ा है तो यहाँ पे अवरोध ज्यादा होगा, अगर आकार छोटा है तो अवरोध कम होगा। अगर अवरोध ज्यादा होगा तो अभिक्रिया धीमी होगी और उत्पाद कम बनेगा। लेकिन अगर अवरोध कम है, यहाँ पे अवरोध कम है तो यहाँ पे अवरोध कम है तो अभिक्रिया क्या होगा, तेजी से होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जगह में हम लोग एक और ले सकते हैं, जैसे कि ये ले रहे हैं CH3 और यहाँ पे भी है आपका CH3 और यहाँ पे Cl। तो यहाँ से कार्बन से जो स्थूल समूह जुड़े हैं वे हाइड्रोजन की अपेक्षा उनका आकार क्या है, बड़ा है ना। तो यहाँ पे जैसे ही OH यहाँ पे आक्रमण करेगा तो यहाँ पे ये क्या है, ज्यादा अवरोध डालेंगे। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे ये अवरोध डालते हैं, इसी कारण क्या होता है, अभिक्रिया की गति भी धीमी हो जाती है और अभिक्रिया जो है तीव्र गति से नहीं हो पाती। लेकिन अगर आकार छोटा है, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन तो का आकार तो छोटा है, तो इस कारण ये अभिक्रिया जो है तेजी से होती है। तो यहाँ पे देखिएगा SN1 अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, जो मध्यस्थ कार्बन बना होता है, जो मध्यस्थ में जो बना था हमारा कार्बोकेटाइन का स्थायित्व तो जितना अधिक होगा, मध्यस्थ में बना था हमारा जो क्या था, ये CH3 यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, CH3 यहाँ पे CH3। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, जो मध्यस्थ कार्बन होता है उसका स्थायित्व तो जितना अधिक होगा, अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया उतनी ही तेजी से बनेगी और यहाँ पे जो प्रतिस्थापित उत्पाद होता है वह उतनी ही सरलता से क्या होते हैं, बनने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी को देखा था, तृतीयक जो हैलो एल्केन्स था, यहाँ पे क्या था, कार्बन आयन का निर्माण हुआ था। SN1 अभिक्रिया में जो मध्यस्थ कार्बन होता है, जो मध्यस्थ कार्बन आयन होता है उसका स्थायित्व तो जितना अधिक होगा, वह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया उतनी ही क्या होती है, तीव्र गति से होती है ना। और यह अभिक्रिया और यहाँ पे जो प्रतिस्थापित उत्पाद होता है वो उतनी ही शीघ्रता से बनने लगते हैं। अगर क्रियाशीलता का क्रम देखें SN1 व SN2 अभिक्रिया में, तो क्या हो जाता है, SN2 अभिक्रिया में हम लोग किसको देखे थे, ये वाला देखे थे। इसका मतलब यहाँ पे SN2 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का क्रम देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, अगर यहाँ पे स्थूल समूह का आकार छोटा है तो वो OH आकर के जुड़ते हैं, उस पर कम अवरोध डालते हैं। तो इसी कारण जो हमारा मेथिल क्लोराइड है उसकी SN2 क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। या फिर यूं कहे, जो मेथिल क्लोराइड होता है SN2 अभिक्रिया के लिए उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद जैसे ही एल्किल समूह आ गया, इस हाइड्रोजन की जगह में क्या आ गया, एक एल्किल समूह आ गया। मतलब यहाँ पे जो एक मेथिल समूह आ जाता है तो कार्बन का आकार हाइड्रोजन की अपेक्षा यहाँ पे मेथिल समूह का आकार बड़ा होता है, तो OH आते हैं ना उस पर थोड़ा ज्यादा अवरोध डालते हैं इसकी अपेक्षा। उसके बाद जैसे ही मेथिल समूह की संख्या और बढ़ती है वो ज्यादा अवरोध डालेंगे और मेथिल समूह की संख्या यहाँ पे 3 हो जाती है तो वो और ही ज्यादा अवरोध डालते हैं, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया की दर धीमी होती जाती है। SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम जो होता है, मेथिल क्लोराइड पहले में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से स्थूल समूह जुड़े रहते हैं, उसका आकार जितना छोटा होगा वो उतना ही कम अवरोध डालेगा, ठीक है। उसके बाद SN1 अभिक्रिया में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो तृतीयक हैलो एल्केन्स होता है उसका अस्मास विखंडन होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता में जो यहाँ पे है तृतीयक हैलो एल्केन्स ज्यादा स्थायी होगा, या फिर उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, SN1 अभिक्रिया के लिए अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे अस्मास विखंडन होता है। तो इस प्रकार क्रियाशीलता का क्रम है, इसको आप लोग देखिएगा और अच्छे से बनाइएगा।